नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 19 जुलाई 2020 और आज के करंट जीके को डिस्कस करने जा रहे हैं जो राजस्थान के संदर्भ में है। इसमें पहली बात यह है कि ईआरसीपी एक योजना है राजस्थान की। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। बीजेपी सरकार जब राजस्थान में थी, वसुंधरा राज्य की सरकार थी, तब ये योजना राजस्थान में लाई गई थी। वसुंधरा सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी अनुमति नहीं दी थी। अब लगातार राजस्थान सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। जानते हैं इस परियोजना के बारे में। पहले तो ये कि ये लगभग 37,000 करोड़ रुपए की परियोजना है जो राजस्थान के 13 जिलों में चलाई जाएगी। इसके तहत क्या किया जाएगा, सिंचाई सुविधा और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी कि वर्ष 2051 तक इन क्षेत्रों में, ये जो 13 जिले हैं, इन 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहे। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। वर्ष 2051 तक ये मतलब इस क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये 13 जिले कौन कौन से हैं? हाड़ौती क्षेत्र के तो 4 जिले आ जाएंगे इसमें, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, ये 5 जिले यहाँ पे हैं। पूर्वी क्षेत्र की अपन बात करें तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर के अलावा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक अजमेर जिला इसमें शामिल है। इस प्रकार ये 13 जिले हैं। अब बात करते हैं अपन कि ऐसी मांग क्यों की जा रही है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, क्यों इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की डिमांड की जा रही है। देखिए, जैसे ये नेशनल प्रोजेक्ट घोषित हो जाएगा, एक तो ये बड़ी परियोजना है, राज्य में सरकारें बदलती रहती हैं, 5 वर्ष में यदि इसका कार्य पूरा नहीं है, नई सरकार आए, नई योजना चला दे, नई तरीके से चला दे। एक तो राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने के बाद में ये योजना केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी, यानी समय पर ये परियोजना पूरी होने के अवसर ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, इस योजना को जैसे ही केंद्रीय परियोजना का दर्जा मिलेगा, राजस्थान सरकार को, यानी राजस्थान को केंद्र सरकार से हर वर्ष 7775 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और ये 7775 करोड़ रुपए 10 वर्ष तक के लिए दिए जाएंगे। तो बहुत सी ऐसे राज्य सरकार की परियोजनाएं होती हैं जिन्हें ये डिमांड की जाती है राज्यों के द्वारा कि इन्हें केंद्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। तो ये बहुत ही बड़ी परियोजना है, 13 जिलों के लिए, 13 जिलों को लाभान्वित करने के लिए है। मेनली तो ये सिंचाई के लिए ही है, लेकिन पेयजल सुविधा भी इसके द्वारा उपलब्ध की जाएगी। इसके बारे में एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा, या ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ हैं उसमें बना दिया जाएगा ये। फिर अपन बात करते हैं दूसरी योजना, वन स्टॉप सिस्टम। वन स्टॉप सिस्टम क्या है? देखिए, एक सिंगल विंडो एक्ट है अपने राजस्थान में, सिंगल विंडो एक्ट, एकल खिड़की अधिनियम या एकल खिड़की परियोजना। इसके तहत क्या किया जाता है, होता क्या है, जैसे कोई कंपनी आती है और निवेश करना चाहती है राजस्थान में। अब राजस्थान के बारे में उसे पता नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग अनुमति लेनी होती है। जैसे पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लीजिए, एनवायरनमेंट। लेबर जो मिनिस्ट्री है, उस लेबर मिनिस्ट्री से अनुमति लीजिए। आर्थिक मंत्रालय है, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी इकोनॉमिक जो अफेयर्स है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर उस क्षेत्र के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं होती है जो बाहरी कंपनियां आती हैं। तो इन्हें क्या है कि एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, कि एक ही जगह पर फाइल जमा हो जाती है और वहीं पर सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी उपलब्ध होते हैं। ये अधिकारी एक ही जगह पर अनुमति दे देते हैं। इसे कहा जाता है सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली। इसी से मिलती जुलती है वन स्टॉप सिस्टम। वन स्टॉप सिस्टम में क्या होगा कि 10 करोड़ रुपए से यदि अधिक का निवेश है किसी भी कंपनी के द्वारा राजस्थान में, 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश का प्रस्ताव लाया जाता है, तो वह जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, आवश्यक अनुमति दे दी जाए और उसके लिए सुविधाएं प्रदान की जाए। जैसे पानी की सुविधा उसको देना, बिजली की सुविधा देना, जो भी उसकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, ताकि कंपनी को ज़्यादा समस्या नहीं होगी। कंपनी आएगी तो रोजगार जनरेट होंगे। इसके लिए क्या है कि राजस्थान में ये जो एक्ट है 2011 का, राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एंड क्लियरेंस एक्ट 2011 में संशोधन करना होगा।
वन स्टॉप सिस्टम में है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। इसके तहत क्या किया जा रहा है, अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। इसमें एक तो कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड और एक कंपनी है इमामी एग्रोटेक लिमिटेड। क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनियां कहाँ पर प्लांट लगाएंगी। तो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि एग्रो यानी एग्रीकल्चर से संबंधित ये प्रोडक्ट बनाएंगी ये कंपनी। और गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड को उलेरा गांव बूंदी में केटल फीड यूनिट यानी पशुओं से संबंधित केटल फीड यूनिट स्थापित करने के लिए जगह दी गई है उलेरा गांव बूंदी में। ये पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखने वाली एग्जाम में आप लिख सकते हो, यदि आपको याद रहे फैक्ट कि ये 2 चरणों में 132 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ये कंपनी। ठीक है, जगह इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं 20 शब्दों के उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उलेरा गांव बूंदी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, ये गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड कंपनी है जो केटल फीड यूनिट लगाने जा रही है। यहाँ पर 132 करोड़ रुपये का निवेश करेगी 2 चरणों के अंदर। दूसरा है इमामी एग्रोटेक लिमिटेड। नाम से ऐसा लग रहा है कि एग्रोटेक यानी कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी सरसों के तेल का उत्पादन करेगी, सरसों के तेल के लिए रिफाइनरी लगा रही है। तो इमामी एग्रोटेक लिमिटेड जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में इसको जगह दी गई है। 91 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तेल मिल और रिफाइनरी लगाएगी। यहाँ प्रतिदिन 140 मीट्रिक टन सरसों के तेल का उत्पादन किया जाएगा। ये 2 महत्वपूर्ण न्यूज़ थी यहाँ पर। अब अपन कुछ और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। एक टर्मिनोलॉजी अखबार में लगातार आ रही है, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि किसी सरकार को बने रहने के लिए बहुमत प्राप्त है या नहीं है। बहुमत का मतलब क्या होता है कि उसे 50% से ज़्यादा सीट प्राप्त है, यानी मिनिमम इतनी सीट प्राप्त होंगी तो वह सरकार बना लेती है, यानी उसको बहुमत प्राप्त है। फ्लोर टेस्ट में यही बहुमत सिद्ध करना होता है जब राज्यपाल को राज्य में ये लगे और केंद्र में राष्ट्रपति को ये लगे कि जो सत्ताधारी सरकार है इसके पास में बहुमत नहीं है, तो ये किसी भी समय फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए सरकार को बोल सकती है कि आप मतदान करवाइए और ये देखिए कि सरकार को इतने सीटें प्राप्त हैं या नहीं है। ये तो विवेक की शक्ति है राष्ट्रपति राज्यपाल की। अब इसके अलावा और क्या क्या है, ये फ्लोर टेस्ट कैसे करवाया जा सकता है, राजस्थान के संदर्भ में ये चर्चा में है, इसलिए अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान की एग्ज़ाम्स के लिए। फ्लोर टेस्ट एक तो हो सकता है कि गहलोत सरकार अपना बहुमत सिद्ध करें, यानी जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, जैसे गहलोत सरकार है, अभी गहलोत सरकार खुद जाए कलराज मिश्र जो राज्यपाल उनके पास में और ये कहें कि मुझे विश्वास प्राप्त है विधानसभा का और मैं विश्वास प्रस्ताव लेकर के आना चाहता हूँ, तो सत्ताधारी सरकार विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। दूसरा, विपक्ष का मतलब वर्तमान में कौन है, बीजेपी। विपक्ष का मतलब सीधा से होता है कि पहली पार्टी के बाद में जो सत्ताधारी दल है उसके बाद में अधिकतम सीटें किस दल को प्राप्त हैं वो विपक्ष कहलाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उसे कुल सीटों की संख्या है उसका 10% सीटें उसके पास में होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में 200 सीट हैं तो 20 सीटें जिसके पास में होंगी, दूसरा दल होना चाहिए तो अधिकतम, और 20 सीट उसके पास में मिनिमम होनी चाहिए, तब उसको विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। तो विपक्ष है ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, यानी सत्ताधारी पार्टी तो लाएगी विश्वास प्रस्ताव और विपक्ष है ये लेकर के आएगा अविश्वास प्रस्ताव कि जो सत्ताधारी पार्टी है इसके पास में बहुमत नहीं है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो विरोध कर रहा है जैसे सचिन पायलट, वह भी अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है कि इतने विधायक मेरे साथ में, मैं बहुमत सिद्ध कर सकता हूँ अपना। तो इसे कहा जाता है फ्लोर टेस्ट। 20 शब्दों में पूछ ले तो अपने लिए यही है फ्लोर टेस्ट का मतलब कि किसी पार्टी को, किसी दल को वर्तमान में बहुमत प्राप्त है या नहीं है। इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है, मतदान करवाया जाता है, उसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव हो। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सिंधिया बीजेपी में चले गए। सिंधिया बीजेपी में गए तो अपने साथ कुछ विधायकों को भी ले गए, इसलिए जो न्यूनतम बहुमत प्राप्त होना था मध्य प्रदेश में, तो न्यूनतम बहुमत प्राप्त होना था, बहुमत का मतलब बहुमत
यानी आधे से एक ज़्यादा मत प्राप्त होना था, ये बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर राज्यपाल ने कहा कि जो पार्टी बहुमत सिद्ध कर देगी उसी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी ने बहुमत सिद्ध कर दिया और वहाँ पर बीजेपी की सरकार वर्तमान में बन गई। फिर अब ठीक है, तो राज्यपाल को इसमें विवेक की शक्ति प्राप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। दोनों टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, ईआरसीपी भी इंपॉर्टेंट है और वन स्टॉप प्रणाली भी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर डिस्कशन। इसके क्या लाभ होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो अपन आगे की वीडियोज़ में देखेंगे।